मेरे साथ इस यात्रा में प्रवास कर रहे मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रमोद महाजन, श्री अनंत कुमार, शोलापुर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, सांसद, विधायक, अन्य पदाधिकारी और आज की इस विराट सभा में उपस्थित शोलापुर निवासी बहनों और भाइयों, मैं सच कहूं तो मैं कहूंगा कि मैं तो सोचता था कि अगर प्रमोद जी और बोलते रहे तो मैं उसका आनंद लेता रहूं, रस लेता रहूं। मुझे स्मरण आता है कि वर्षों पहले कलकत्ता के एक पत्रकार ने मुझसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे थे, मेरी रुचि के बारे में, मेरी प्रकृति के बारे में, मेरी कमजोरियों के बारे में, और उसमें मुझसे उन्होंने पूछ लिया कि आपके स्वभाव में कोई ऐसा लक्षण है कि जो आपको खटकता है और आपको कष्ट देता है। मैंने कहा एक लक्षण है कि मैं बहुत रूखा सूखा व्यक्ति हूं, विनोद करना नहीं आता, मजाक नहीं जानता। और फिर जब प्रमोद जी जैसे व्यक्तियों को भाषण देता हुआ सुनता हूं तो यह जो अभाव है वो और तीव्र रूप से खटकता है। लेकिन विनोद में गहन से गहन बात कह देना मेरे ध्यान में नहीं था कि आज के केंद्र सरकार की दुर्दशा के लिए महाराष्ट्र की इतनी जवाबदारी है जितनी उन्होंने आज वर्णन की। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि शोलापुर में मुझे वैसे भी सभा की बहुत रुचि थी, क्योंकि मैं कभी भूल नहीं सकता कि अपनी अविस्मरणीय राम रथ यात्रा के दौरान में 1990 में अगर देश में कोई ऐसी सभा थी कि जिसकी मन पर छाप रह गई तो वो शोलापुर की सार्वजनिक सभा थी। इसलिए आज भी शोलापुर में प्रवेश करते ही जो उत्साह देखा और यहां पहुंच करके जिस प्रकार के दृश्य देखे, मन बहुत आनंदित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। जब कल्पना की थी इस यात्रा की तो ये कहने वाले बहुत थे, मर करो भाई, वो कहने को तो वो मेरे स्वास्थ्य की चिंता करते थे, लेकिन उनको कभी कभी लगता था कि ऐसा न हो कि जिस यात्रा में हमेशा जनता उमड़ करके आती है, इस बार मौसम के कारण आने वाली जनता पर प्रभाव हो। और मैं आपके सामने स्वीकार करूंगा कि मेरे मन में भी थोड़ी थोड़ी चिंता होती थी कि यात्रा के लिए मौसम ठीक नहीं है। राम रथ यात्रा मैंने सितंबर के महीने में की थी, सितंबर में चल करके और अक्टूबर तक पहुंचा था। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर वह यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी और वह 30 अक्टूबर को अयोध्या में समाप्त होने वाली थी। यह बात अलग है कि बिहार के मुख्यमंत्री उस समय तो लालू प्रसाद ही थे, लालू प्रसाद यादव ने उस यात्रा को 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में रोक दिया और मुझे और प्रमोद जी को बंदी बना करके और जाकर के बंदी गृह में रखा। लेकिन वह यात्रा, उसने मुझे बताया
कि जो सामान्य तरीका होता है राजनीतिक दलों का अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का, वह तरीका केवल उन तक पहुंचाता है कि जो प्रायः आपके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन यात्रा का तरीका वह आपको अवसर देता है कि गांव गांव में जाओ, छोटे से छोटे झोपड़ी तक पहुंचो, और जो लोग साधारणतः किसी राजनीतिक सभा में नहीं जाते उन तक भी जाकर के आप संदेश पहुंचाओ। भारत सुरक्षा यात्रा इस उद्देश्य से आयोजित की गई। उद्देश्य यह है कि आज भारत की सुरक्षा पर अनेक संकट है। आतंकवाद का संकट है, बांग्लादेश से घुसपैठ का संकट है, महंगाई का संकट है। और महंगाई अगर इस कारण हो कि किसान जो पैदावार करता है उसको ज्यादा कीमत मिल रही है तो उस महंगाई को कोई नहीं आपत्ति करेगा, लेकिन यहां पर नगरवासी को तो महंगाई भुगतनी पड़ती है, ग्रामवासी को भी महंगाई भुगतनी पड़ती है, लेकिन उसका फायदा किसान को नहीं पहुंचता। किसान को तो प्याज 1 रुपए किलो में बेचना पड़ता है। गोपीनाथ जी मुंडे कल तक मेरे साथ थे, वो मुझे कह रहे थे कुछ ही दिन पहले किसान अपने प्याज की कीमत 24 रुपए किलो प्राप्त कर रहा था, अचानक 1 रुपए तक पहुंच गई। कपास की कीमत गिर गई, द्राक्ष की कीमत गिर गई, अंगूर की कीमत गिर गई, गिरती जा रही है। और उसका कारण है सरकार की गलत नीतियां, शासन में दोष। बहुत सारे दोष तो इस कारण है कि शासन भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाता। भयंकर भ्रष्टाचार आज देश में व्याप्त है, केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में, और इन सब के कारण भारत असुरक्षित है। यह सुरक्षा यात्रा देश को बता रही है कि जब तक इस सरकार की ये नीतियां चलती रहेंगी तब तक ये आतंकवाद को रोक नहीं सकते, तब तक ये महंगाई को रोक नहीं सकते, तब तक यह बांग्लादेश की घुसपैठ को रोक नहीं सकते। और जिसका भला करने के नाम से वे अल्पसंख्यकवाद कहते हैं उसका भला भी नहीं कर सकते। सही कह रहे थे प्रमोद जी कि हम मुसलमान के विरुद्ध नहीं हैं, हम यह अल्पसंख्यकवाद की आलोचना करते हैं, अल्पसंख्यकों की आलोचना नहीं करते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि अल्पसंख्यकवाद का पोषण करने वाले लोग वे अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं चाहते, वे अल्पसंख्यकों के वोट चाहते हैं। अगर ये न होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू कभी ये फैसला नहीं करते जो उन्होंने संविधान सभा में किया कि हिंदुस्तान में धार्मिक आधार पर, पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे। आपको पता है कि पिछले दिनों में अमेरिका में एक पुस्तक छपी, एक अमेरिकी व्यक्ति ने लिखी, एक अमेरिकी नागरिक ने लिखी। वो आज अमेरिकी नागरिक है, लेकिन वो कल तक भारत में रहता था, हैदराबाद में रहता था। उसका नाम है खालिदी। और उस खालिदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है खाकी एंड एथनिक वायलेंस इन इंडिया। खाकी का मतलब है सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना भी आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं, पुलिस भी आती है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को खाकी शब्द से सहयोग किया है। खाकी एंड एथनिक वायलेंस इन इंडिया। हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिक हिंसा है, जातिगत हिंसा है, उसका प्रमुख कारण है सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये जो पुस्तक है, उस पुस्तक का सार ये था कि हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस में हिंदुस्तान की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है। पुलिस हो कि सेना हो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो,
उसमें हिंदू है, दलित है, ओबीसीज है, मुसलमान नहीं है। मैं तो इस ग्रंथ के बारे में सुनकर के हैरान हो गया। और मैं जानता हूं कि भारत सरकार ने जब ये सच्चर कमेटी बनाई और सच्चर कमेटी को कहा कि जरा पता लगाओ कि सेना में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, तो उसका प्रेरक स्रोत जो था वो ये ग्रंथ था जो इस खालिदी नाम के व्यक्ति ने लिखा था, और जिसका सार ये था कि जब तक इन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, इन सारे खाकी वर्दी पहने हुए जितने सारे संस्थान हैं, इन सब में आरक्षण नहीं होगा मुसलमान के लिए, तब तक हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ अन्याय, अत्याचार रुकेगा नहीं। कितना भयंकर यह आरोप है, कितना बेबुनियाद यह आरोप है। और जितने उदाहरण दिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम से लेकर के और सानिया मिर्जा तक जितने उदाहरण दिए इन्होंने, हमारे प्रमोद जी ने, वो सब सही है। मुझे वो सब उदाहरण बार बार बिहार के चुनाव में देने पड़े, क्योंकि मैं जब बिहार के चुनाव में गया तो मुझे बताया गया कि वहां की मुख्यमंत्री के जो पति हैं, वहां के मुख्यमंत्री उस समय लालू नहीं थे, उनके पति लालू थे। वहां के मुख्यमंत्री के पति जब जब प्रवास करने जाते हैं, दौरा करने जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, और हेलीकॉप्टर में अपने साथ जो सहयोगी ले जाते हैं उसमें एक ऐसे व्यक्ति को ले जाते हैं कि जो बिन लादेन का हम शक्ल है, जिसका चेहरा, जिसका तौर तरीका, जिसकी दाढ़ी वह बिन लादेन से मेल खाती है। उसको देख करके लोग समझते हैं ये बिन लादेन का हम शक्ल आ गया। और मैं हैरान हुआ, मैंने कहा उसको क्यों ले जाते हैं, वो कोई भाषण करता है? उन्होंने कहा भाषण नहीं करता है, केवल मात्र उनके बगल में जाकर के बैठता है मंच पर। उसके बाद मैं जहां जहां पर गया और देखता था कि काफी संख्या में श्रोताओं में मुसलमान हैं, तो मैं उनको संबोधित करते हुए कहा था कि कभी आपने इस बात पर विचार किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक नेता, हर एक पार्टी ये चाहती है कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े कि जिनको जनता रोल मॉडल्स माने कि हां भाई इनके साथ तो फलाना व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, इनके साथ तो सचिन तेंदुलकर है, इनके साथ तो फलाना है। मैं नाम नहीं लेता हूं, कई लोगों के नाम ले सकता हूं कि जिनकी एक अपील है, खास करके नौजवानों में, कि देखो ये कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन क्या मुस्लिम समाज को अपील करने के लिए लालू प्रसाद यादव बिन लादेन को ले आएगा या बिन लादेन के हमशक्ल को ले आएगा? मैंने मुस्लिम समाज से अपील की, क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार से जो व्यवहार करता है वो आपका अपमान कर रहा है? वो ऐसा मानता है कि मुसलमान समाज पूरा का पूरा आतंकवादी है, और अगर उनके सामने हम दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी पेश करेंगे तो वो हमारी ओर आकृष्ट होंगे। कितना भयंकर अपमान है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम का उदाहरण दे, सानिया मिर्जा का उदाहरण दे, इरफान पठान का उदाहरण दे, या अभी अभी जो एक नया आया है, मैंने तो सुना ही नहीं था उनका नाम पहले, मैं गुजरात का हूं, लेकिन भरूच से आया हुआ ये एक नया बॉलर जो हिंदुस्तान का अचानक सबसे फास्ट बॉलर करके प्रमाणित हो रहा है। और किसी ने मुझे, हाँ क्या कहते, हाँ, मुझे नाम का पता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने पिछले दिनों में एक फिल्म देखी थी, और वो फिल्म शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इकबाल। न देखी हो तो जरूर देखनी चाहिए। फर्क इतना है कि वो जो इरफान फिल्म में, उसमें इकबाल फिल्म में जो कलाकार था और जो बॉलर बनना चाहता था वो गूंगा था, बहरा था, और ये हमारा जो भरूच का पटेल है वो गूंगा बहरा नहीं है, नौजवान वैसे का वैसा है।
लेकिन उसको देख करके इतना मन प्रसन्न होता है, इतना आनंद आता है। और ये लोग बात करते हैं बिन लादेन की। मैं चुटकुला बताऊं आपको, इन्होंने एक ट्रेन पर हमला हुआ आतंकवादियों का, अयोध्या से आ रहे थे कार सेवक, और गोधरा में जब वो ट्रेन पहुंची तो उस पर हमला हुआ। योजना पूर्वक षड्यंत्र करके हमला किया गया। पेट्रोल खरीदा गया, किस किस पेट्रोल पंप से खरीदा गया इसके भी प्रमाण है। और वो प्रमाण जब प्रस्तुत किए गए तो अदालत ने अपराधियों को बेल देने से इनकार किया कि हम जमानत नहीं देंगे इन लोगों को। इन लोगों ने बेगुनाह स्त्री, बच्चों को, कार सेवकों को इस प्रकार से जिंदा जला दिया, इनको हम बेल नहीं देंगे। अभी भी जेल में पड़े हैं, जमानत नहीं मिली। उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सारे प्रमाण देखे जो प्रोसिक्यूशन ने प्रस्तुत किए, उन्होंने जमानत नहीं दी और वो आज भी जेल में है। लेकिन ये भारत सरकार है जिनका अचानक ऐसे अपराधियों से इतना प्रेम हो गया, खास तौर पर एक कमेटी बनाई जिसका नाम है बैनर्जी कमेटी।